नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग कवर करेंगे हेडिंग एंटीडोट टू इविल इन एस्ट्रोलॉजी, या हमारे जन्म कुंडली में यदि कोई ऐसी बाधाएं हैं उनका प्रतिकार किस प्रकार से किया जा सकता है, उनसे लड़ने का बल या उनको एक प्रकार शून्य कर दिया जाए उन दुष्प्रभावों को, तो क्या देखना चाहिए कुंडली में। तो आइए इस विषय को समझते हैं। मैंने अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपने सुनी होंगी कि जातक की आयु कमज़ोर दिखाई दे रही है, जातक को ऐसा कोई ग्रह युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, ग्रह युद्ध में कोई ग्रह हार रहा है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली जब हम मुख्य विषय पढ़ते हैं तो वहाँ समझ में नहीं आता। तो लीक से अलग हटकर हम कुछ चार्ट में ये देखते हैं, कुछ संयोग ऐसे, तो उनको किस प्रकार से टैकल किया जा सकता है। तो इसमें हमने अभी मुख्य रूप से 8 सूत्र लिखे हैं। तो वो कौन कौन से सूत्र हैं? सबसे बड़ा सूत्र तो आप में से कई लोगों ने सुना होगा पहले भी, अत्यंत तेजस्वी बृहस्पति, यानी जुपिटर जो सूर्य को भी चलने का मार्ग सिखाता है। बृहस्पति से ज़्यादा माने विजडम के मामले में, शुभता के मामले में कोई ग्रह नहीं है। तो यदि बृहस्पति लग्न में प्रभाव दिखा रहा है, तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन रहा है कि जातक को कुछ ऐसा लग्न भाव बहुत कमज़ोर आ रहा है और जातक को आयु क्षय का भय लग रहा है, जातक की संतान में कुछ कमी है, स्त्री जातक के चार्ट में आपने देखा उसको विवाह संबंधी बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे रही है, क्योंकि बृहस्पति आप जानते हैं कई चीज़ों का कारक भी होता है। अगर वो बली होकर आ जाते हैं तो फिर किसी स्त्री के चार्ट में यदि विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं और बृहस्पति माने स्त्री के चार्ट में 7वें भाव की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन बृहस्पति जो कारक भी माना जाता है एक प्रकार से विवाह के लिए, या स्त्री के चार्ट में वो उसके स्पाउस के लिए, उसके हस्बैंड के लिए कारक माना जाता है। इसी प्रकार से अगर किसी महिला जातक के चार्ट में संतान से संबंधित कुछ बहुत बड़ी कमी दिखाई दे रही है और बृहस्पति बली होकर लग्न में बैठा हुआ है, तो क्योंकि बृहस्पति 5वीं दृष्टि भी रखता है, तो वो चीज़ें पूरी तरह से अपने काबू में ले लेता, कह सकते हैं एंटीडोट है वो उन बाधाओं के लिए। और ऐसे ही आपको लग रहा है कि कोई जातक है वो अपने थाई से बड़ा परेशान है, जंघा फीमर से बड़ा परेशान है, उसको बार बार दिक्कतें होती हैं, और अगर बृहस्पति बली होकर लग्न में बैठ जाता है तो फिर वो थाई बोन कह लें या उसके पूर्वजों से संबंधित कुछ गुण, क्योंकि 9th हाउस एस्ट्रोलॉजी में पिता को, पूर्वजों को और हमारे शरीर के हिस्सों में कहें तो हमारे फीमर हड्डी जो सबसे मजबूत हड्डी है उस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां अगर आपको समस्याएं आ रही है 9th हाउस में, तो बृहस्पति के लग्न में बैठने से जो वो एक बड़ी समस्या हो सकती थी, वो समस्या दिखाई भी देगी, लेकिन वो उसका निराकरण करने का कार्य करेगा, उसमें पूरी तरह से वो कामयाब भी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अत्यंत तेजस्वी बृहस्पति सभी बुराइयों का प्रतिकार करने में सक्षम है। यदि वह लग्न में हो, जैसे कि तो उसको किस प्रकार से बताया गया कि जैसे हम सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु के समक्ष एक मात्र साष्टांग प्रणाम करने से सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है, ऐसे ही हमारे D1 मुख्य चार्ट में कितने ही बड़े बड़े दोष हैं। आयु का क्षय दिखाई दे रहा है, पिता के संबंधित कुछ दिक्कत है, थाई बोन कमजोर है, भाग्यहीन जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, संतान संबंधी दोष दिखाई दे रहे हैं, सारे दोष दूर करने में अत्यंत तेजस्वी अकेला बृहस्पति ही काफी है। तो आपको ध्यान देना, बृहस्पति क्योंकि बहुत अलग अलग चीजों के कारकत्वों में गिना जाता है, तो बृहस्पति का बली होकर लग्न में आना, केंद्र भावों में आना, लक्ष्मी त्रिकोण में आना, निश्चित रूप से वो सबसे बड़ी एंटीडोट है किसी भी इविल के लिए, या किसी भी कुछ ऐसे बहुत बड़े दुष्प्रभाव से बचने के लिए एंटीडोट का काम वो करता है। तो ये पहला सूत्र है। ठीक हो गया। तो आपको कभी भी ऐसा किसी व्यक्ति को लेकर बड़ी भविष्यवाणी तब तक नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए लग्नेश बहुत बुरी अवस्था में अष्टम भाव में चला जाता है, बहुत बुरी अवस्था में छठे में चला जाता है, लेकिन बली होकर बृहस्पति लग्न को संभालने के लिए आ गया है,
तो फिर हम क्या बोलेंगे कि इतना होने पर भी आपको आयु क्षय, आपको रोग संबंधी भय, ऐसा माहौल तो बनेगा ही क्योंकि लग्नेश वहां जा रहा है, फिर भी आपके आयु को कम नहीं कर सकता यदि बृहस्पति बली होकर लग्न में आ गए, चाहे लग्नेश 6, 8, 12 में चला भी जा रहा है, वो अनफेवरेबल मूड में जाकर। ठीक हो गया। और अगला सूत्र क्या कहता है, यदि बल के साथ शुभ ग्रह सभी बुराइयों को दूर करते हैं, यदि लग्न में शुभ ग्रह पड़ा है और शुभ ग्रहों से दृष्ट भी है, तो जो माने एक प्रकार से उसमें पूजा के जरिए उनके लिए कोई पाप नहीं रहेगा। हमें ऐसा लग रहा है कि लग्नेश बहुत कमजोर स्थिति में, माने वो दूसरे दर्जे का बल है। आप समझते हैं नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट में बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्रमा है, बुध है। तो यदि लग्न में शुक्र पड़ा हुआ है, बुध है, चंद्रमा है, चाहे लग्नेश बहुत दयनीय स्थिति में भी है, ये बात भी समझनी है। और लग्नेश के साथ साथ आप समझते हैं भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा जो मन का कारक, उसको भी देखा जाता है। अभी चंद्रमा अष्टम में चला गया, तो अब क्या बोलते हैं, चंद्रमा यानी मन, वो 8वें में क्या कर रहा है, तो क्या हमें अपने मन को व्याधियों में लगाना पड़ेगा? क्या कोई ऐसी बड़ी व्याधि का शिकार हो सकते हैं? वो तब तक बड़ी व्याधि में नहीं जाएगा जब तक लग्न को संभालने वाले कोई ग्रह बैठे हैं। ठीक हो गया। तो जैसे मैंने बताया कि अगर बृहस्पति नहीं भी है, शुक्र आ जाते हैं, बुध आ जाते हैं, और बृहस्पति तो हमने अकेले ही समझ ली, माने शुभता के मामले में इतनी शुभता बृहस्पति के पास है, इतनी शुभता किसी और के पास नहीं है। ठीक हो गया। तो अगर कोई भी शुभ ग्रह यहां आ जाता है और उसको बल प्रदान करने के लिए कहीं और से, माने बृहस्पति मान लीजिए यहां बैठ कर भी अगर शुक्र को देख लेते हैं, निहार लेते हैं, तो जो लग्जरी और जो रोमांस का कारक शुक्र है, वो केवल लग्जरी रोमांस की बात अकेले नहीं करेगा, फिर वो विजडम के साथ लग्जरी रोमांस चलाएगा, क्योंकि वो बृहस्पति सुपरवाइज कर रहा है उस चीज को। तो ध्यान देना, दृष्टि का अपना बड़ा प्रभाव होता है। ठीक हो गया। तो शुक्र पर जब भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, ये चीज मैंने पहले भी कई बार बताई थी कि जैसे शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन थोड़ा कम अच्छा मानते हैं, बिकॉज शुक्र हमारा रिलेशनशिप है और भोग वृत्ति है, और राहु जो है वो एक डिप्लोमेट व्यक्ति है, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट होने का भय रहता है। तो यदि बृहस्पति उसको देख लेता है अपनी किसी भी दृष्टि से, 5वीं से, 9वीं से, 7वीं से, तो ये बहुत माने एक प्रकार से प्रतिकार कर देगा। वो जो शुक्र माने हमारे भोग को राहु यदि बिगाड़ने की कोशिश कर भी रहा है, तभी भी वो बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक हो गया। तो बृहस्पति जैसे मान लीजिए यहां बैठ जाते, तो बृहस्पति अपनी 5 और 9वीं दृष्टि से, माने 5वीं दृष्टि लगा रहे हैं 7वें भाव में, जो रिलेशनशिप के लिए बताता है। 9वीं दृष्टि लगा रहे हैं बृहस्पति अपने 11वें भाव में, जो प्रिय मित्र, बेस्ट फ्रेंड्स, उसमें कुछ ऐसा अल्टर करने का, मिलावट करने का प्रयास कर रहा था राहु, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि के कारण वो पूरी तरह आश्वस्त हो जाते हैं, बच जाते हैं बुरे प्रभाव से। आप माने किसी भी प्रकार से समझिए कि शुक्र यदि एग्जॉल्टेड है, माने मैंने तो पर्सनली इस चीज को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है चार्ट में, कि अगर शुक्र चरमपंथी हो जाता है, तो फिर कई बार वो एक्स्ट्रा अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने वैवाहिक संबंध को और ज्यादा एक्सटेंड करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। लेकिन अगर वो बृहस्पति से दृष्ट है, तो बृहस्पति हमेशा उसको ये बात बार बार बताता रहता है कि हम आपको अपना चरित्र नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। आप चाहे कितना ही शॉपिंग करें, कितने अलग अलग देशों की यात्राएं करें, आप अपने रति सुख को बढ़ाने के चक्कर में अपना सतत्व कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये बृहस्पति की दृष्टि का जबरदस्त प्रभाव है। ठीक हो गया। तो इसलिए जो पहला सूत्र है यहाँ पर कि कोई बहुत बड़ा ऐसा आपको बुराई दिखाई देती, तो उस बुराई को काटने का काम, उस बुराई का प्रतिकार करने का काम 1 नंबर बृहस्पति करता है। उसके बाद और जो दूसरे नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है, शुक्र है और चंद्रमा है और बुध है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं, शुक्र, बुध, चंद्रमा वो दूसरे माने बुराई के प्रभाव में आ सकता है। अगर वो बुराई के प्रभाव में आ रहा है, तो फिर बृहस्पति को उसको देखना होगा, क्योंकि बृहस्पति पर बुराई का प्रभाव, जैसे हम गुरु चांडाल योग में बोलते हैं,
चाहे हम इस शब्द का जरूर इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हमें बात याद रखनी है कि गुरु चांडाल योग में भी राहु इस बात को समझता है कि वो बृहस्पति वो सबका गुरु है। चाहे व्यक्ति अपने संस्कृति के अलावा दूसरी संस्कृति की ओर भी आकर्षित होता है, दूसरी संस्कृति के पूजा पद्धति का सम्मान करने लग जाता है, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी हम अगर बृहस्पति बली होकर बैठा, मान लीजिए बृहस्पति तुला राशि में गुरु चांडाल योग बन रहा है, मीन राशि में बन रहा है, धनु राशि में बन रहा है, तो हम यही कहेंगे कि वो दूसरे कल्चर का सम्मान जरूर कर रहा है, लेकिन बृहस्पति क्योंकि बली होकर बैठा है तो अपने कल्चर को भूलने वाला नहीं है, अपने कल्चर को प्रेफरेंस देगा ही देगा। ठीक है, तो राहु के नेगेटिव इंपैक्ट होने पर भी बृहस्पति हमेशा व्यक्ति के विजडम नैतिक मूल्यों को बचाए रखता है, उसको किसी और शुभता की जरूरत नहीं, अकेला ही काफी है। लेकिन अगर हम शुक्र की बात करते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं, बुध की बात करते हैं, अगर वो पीड़ित अवस्था में है तो निश्चित रूप से उनको बृहस्पति का बल चाहिए होगा। फिर ठीक हो गया, तो ये एक प्रकार बुराइयों का प्रतिकार करने के लिए काफी माना जाएगा। अगला अगर योग बढ़े तीसरे नंबर की ओर, तो यदि अशुभ ग्रह लाभ की राशि में हो तो बुराइयां दूर हो जाती है। माने एक बहुत बड़ी चीज है, अगर व्यक्ति को लाभ स्थान का मतलब 11वां भाव, रूटीन इनकम मिल रहा है, प्रिय मित्रों का साथ मिल रहा है, पिता के भाइयों का साथ मिल रहा है, तो कुछ ऐसी बहुत बड़ी कमी, माने हमने देखा कि भाई व्यक्ति का कुटुंब भाव पीड़ित है, व्यक्ति का धन भाव पीड़ित है, व्यक्ति का 5वां जो स्पेकुलेशन भाव पीड़ित है, व्यक्ति का 9वां भाव पीड़ित है, लेकिन 11वां भाव माने लाभ स्थान में बली होकर ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो वस्तु लाभ के लिए, रूटीन इनकम के लिए, एनुअल इनकम के लिए, मंथली इनकम के लिए बहुत बढ़िया। और आज देशकाल पात्र अनुसार तो खासकर जो कलिकाल में हम एक जिसको बोलते हैं ना सैलरी का बल, कि फिक्स्ड इनकम आ रही है, फिक्स सैलरी मिल रही है उसको, तो कई प्रकार की कमियों को दूर करने में ये सक्षम हो जाएगा। फिर ठीक हो गया, तो अगर कोई ऐसा आपको अशुभ कॉम्बिनेशन दिखता है कि उसके कैसे चलेगा उसका जो माने उसको रोजगार संबंधी कष्ट दिखाई दे रहा है आपको कुछ ऐसा, लेकिन यदि उसके लाभ स्थान में अशुभ ग्रह लाभ स्थान में है तो वो लाभ, वस्तु लाभ तो देगा ही देगा। तो कई प्रकार की धन संबंधी या चल अचल संबंधी यदि समस्याएं दिखाई देती तो उसका प्रतिकार करेगा, उसके लिए एंटीडॉट की तरह काम करेगा। ठीक होगा। और राहु लग्न से तीसरे, छठे, 11वें स्थान में हो तो, और उस पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो हम 11वें भाव की बात कर रहे थे, और उसमें भी यदि राहु जैसा प्लैनेट बैठा हो तो वो कमाने के लिए काफी अच्छा, वो तेजी से कमाता है। आप समझते हैं जो सात्विक ग्रह हैं लाइक बृहस्पति हैं और सूर्य हैं, वो जब कमाने की बात करते हैं थोड़ा सा संकोच से चलेंगे। ठीक हो गया, धीरे धीरे। लेकिन राहु कमाने में जब आता है बिल्कुल संकोच नहीं करता है, तो ये इस दृष्टि से बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। तो अगर किसी के चार्ट में कुछ ऐसा रूटीन इनकम, स्टेटस संबंधी, चलाचल संपत्ति संबंधी कुछ दिक्कतें आती हैं, तो आप 11वें भाव को और तीसरे भाव को, छठे भाव को यदि आप ऐसा राहु के प्रभाव से या किसी और पाप ग्रह के प्रभाव से देखते हैं, तो वो उसको जो रूटीन इनकम में दिक्कतें दिखाई दे रही थी, अब उसका दमन कर देगा वो ग्रह। ठीक हो गया, तो बल उसको प्राप्त हो जाएगा। और तो इसलिए अपने को ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर किसी का धन भाव पीड़ित है तो वो लाभ स्थान से काम चला लेता है, लाभ भाव पीड़ित है तो धन भाव से काम चला लेता है। और मैंने कई दूसरे वीडियो में बात समझाई भी है कि कई बार धन भाव और लाभ स्थान दोनों पीड़ित है, फिर भी व्यक्ति किसी बहुत बड़े मठ में रहकर उसके जो अर्थ और उसकी कामना पूर्ति का जो है कोई सहारा बन जाता है। 9th हाउसेस फॉर धर्म, कोई इस प्रकार की धार्मिक संस्था के जरिए उसको कोई समस्या नहीं आती, उसके अर्थोपार्जन में, कामना पूर्ति में, उसका भोजन और उसका ध्यान सब चलता रहता है। ठीक हो गया, तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि ये जरूर विचार करना है, केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा। भाई आपका तो 11वां भाव खत्म, दूसरा भाव खत्म, तो आप कैसे अपना अर्थोपार्जन कैसे करेंगे, अपना इच्छा पूर्ति कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए और भी कई भाव, 5वां भाव यदि बहुत ज्यादा बली है तो व्यक्ति को माने चाहे वो ऐसा लगता है कि चलाचल संपत्ति बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा पैसा लगाता बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, वो चाहे वो बहुत ज्यादा दिन टिके ना,
लेकिन इसको बोलते हैं ना स्पेकुलेशन का लाभ, परंपरा से प्राप्त पदवी का लाभ, उसकी अपनी संतानों को बहुत बढ़िया लाभ हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये जरूर विचार करना है कि केवल हमने जो तय किए हुए हैं, माने जो ये जो हेडिंग इसीलिए रखा गया है कि कई बार हमने जो तय किए हुए भाव हैं वो बहुत कमजोर हो जाते, तो हमें लगता है उस संबंध में अब कैसे व्यक्ति को सुख मिलेगा। 11वां भाव खत्म हो गया, अगर हमें ऐसा लग रहा है कमजोर हो गया, तो उसको रूटीन इनकम नहीं मिल रहा है तो कैसे चलेगा। लेकिन हो सकता है उसका 9वां भाव बहुत बढ़िया अच्छा बली हो, तो वो अपने पूर्वज पिता धार्मिक संस्था के जरिए बहुत बढ़िया अर्थोपार्जन कामना पूर्ति कर रहा है। ठीक हो गया, तो ये जरूर इस बात को समझना है। और शुभ ग्रह की दृष्टि का बल बहुत होता है, जैसे मैंने बताया राहु थोड़ा सा उदंड होता है इस मामले में, माने अगर उसको रूटीन इनकम में दे दिया जाए तो कई बार वो मिक्सिंग माने मिलावट करने से नहीं चूकता है। तो अगर उस पर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर वो मिलावट करने से बचेगा और चाचा ताऊ के साथ संबंधों को खराब नहीं होने देगा। हालांकि वस्तु लाभ के लिए वो हमेशा अच्छा ही माना जा सकता है। 11वें भाव में तो लगभग सभी ग्रह, शत्रु भी आ जाए लाभ देकर तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो आपको ये विषय समझकर ही आगे कोई भविष्यवाणी करनी है। एक शुभ ग्रह जन्म के समय, ये एक बड़ी जरूरी बात है, ग्रह युद्ध में विजयी होता है और अनिवार्य रूप से किसी अन्य शुभ ग्रह से दृष्ट होता है तो सभी बुराइयों को नष्ट कर देता है। अब ये समझना चाहिए। ठीक हो गया कि भाई हमें जैसे मैंने ये चीज पहले भी बताई थी कि कई बार क्या होता है, ग्रह हमारा अस्त हो रहा है, लेकिन मान लीजिए जैसे सूर्य यहां बैठा है और शनि उसके साथ बैठा है और बहुत क्लोज है दोनों। शनि जो है वो सूर्य से 1 डिग्री से भी कम, माने हम जानते ग्रह युद्ध यानी 1 डिग्री के नीचे यदि दोनों ग्रह आ जाते तो हम क्या बोलेंगे, शनि जो है वो सूर्य से अस्त हो गया। ठीक हो गया, एक बार फिर से समझते हैं, सूर्य और शनि। तो अभी जो है हम ऐसा 1 डिग्री से कम का गैप का मतलब है कि 2 डिग्री ऐसा 40 मिनट सूर्य है और 2 डिग्री और 10 मिनट शनि है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि शनि जो है वो सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। मैंने केवल एक उदाहरण देकर समझ रहे कि बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। तो अब अगर इसको हम कहेंगे तो क्या बोलेंगे, अस्त हो गया हमारा ग्रह, तो अस्त हो गया तो वो ग्रह वहां है, फिर भी उसका बल व्यक्ति समाज में नहीं दिखाना चाहता है या नहीं दिखा पाता है, इस प्रकार से समझते हैं हम। लेकिन इसको ये एक दूसरे विषय से भी समझना है कि अगर वो बहुत ही क्लोज 1 डिग्री से कम का गैप आ रहा है तो ग्रह युद्ध में क्या होता है कि जो कम डिग्री का प्लैनेट है उसको विजयी माना जाता है। तो शनि 2 डिग्री 10 मिनट है तो उसको विजयी माना जाएगा। अभी अगर शनि का लग्न ही है, माने तो हमने एक उदाहरण देकर समझाया कि चलो ये मेष लग्न का चार्ट है, लेकिन अगर मान लीजिए लग्न ही होता मकर लग्न, माने ये फर्स्ट हाउस होता, तो शनि उस लग्न के लिए मोस्ट बेनिफिट प्लैनेट बन जाता। ठीक हो गया, मकर लग्न के लिए, कुंभ लग्न के लिए, वही लग्नेश है वो। तो अगर वहां पर वो ग्रह युद्ध में जीत जाता है तो अपने विषय को ज्यादा से ज्यादा एनहांस कर देगा और जो हार गया है ग्रह युद्ध में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने जरिए कवर अप करने का प्रयास करेगा। तो ये ग्रह युद्ध को इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है कि मान लीजिए ये मेष लग्न के लिए हो रहा है, तो मेष लग्न में शनि क्योंकि विजयी हो गया है तो शनि आपका 10वां भाव और 11वें भाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लेगा, लेकिन सूर्य इस पर्टिकुलर चार्ट में जो काम था वो ग्रह युद्ध में उसको हार मिली है अभी, तो 5वें भाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अभी शनि महाराज को ही लेनी पड़ रही है। एक प्रकार से ऐसा समझा जा सकता है। भाई 2 राजा हैं, शनि को भी एक प्रकार से डार्क साइड का राजा माना जाता है, सूर्य को जो है लाइट साइड का राजा माना जाता है। अंधकार पक्ष के राजा शनि है और उजियाल पक्ष के राजा सूर्य है। तो दोनों जब राजा जंग लड़ते हैं तो एक राजा जब हार रहा है, एक प्रकार से उसको टेक ओवर कर लिया उसने, तो जब दूसरे राजा को उसने अपना बंदी बना लिया है या जीत लिया है तो फिर वो उसका जो राज्य था, माने सूर्य के राज्य को भी अब शनि गवर्न कर रहे हैं, शनि के जरिए चलाना आसान हो जाएगा। या रेमेडी भी समझ सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं
कि हमें पांचवें भाव संबंधी, परंपरा से प्राप्त पदवी, संतान संबंधी कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो हमें शनि के जो नेचुरल कारक हैं, सेवक, सेवा भाव, ठीक हो गया, इन सब विषयों को बढ़ाना चाहिए। अगर हमें संतान संबंधी दिक्कतें हो रही हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज का, अपने नौकरों का अपमान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि शनि को हम एक प्रकार सेवक की भूमिका में भी रखते हैं, ठीक हो गया। और जैसे मैंने बताया कि मकर लग्न के लिए और कुंभ लग्न के लिए यदि शनि ग्रह युद्ध में जीत रहा है तो वहां तो फिर वो बहुत ही बढ़िया है, वो ठीक हो गया। क्योंकि एक प्रकार से यदि देखा जाए, मकर लग्न के लिए सूर्य जो है, माने यहां से फर्स्ट हाउस गिनेंगे तो लग्न अगर इसको मानते 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें का स्वामी होकर सूर्य यदि ग्रह युद्ध में परास्त हो रहा है, और मैंने बताया कम ग्रह माने कम डिग्री का जो प्लैनेट है वो जीत जाता है, तो सूर्य अगर ग्रह युद्ध में हार रहा है, ठीक हो गया, तो वो अष्टमेश होकर हार रहा है, तो उसका अपने को लाभ ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जरूर समझना चाहिए कि वो एक प्रकार, हमें ऐसा लग रहा था ग्रह युद्ध में वो सूर्य हार गया तो सूर्य के संबंधित विषय कमजोर हो जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि सूर्य उस पर्टिकुलर चार्ट में 8वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 8वें भाव का स्वामी कमतर होना, थोड़ा सा कमजोर होना चल जाएगा, ठीक हो गया। वो एक प्रकार से लग्नेश ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा फिर 8वें भाव की, ठीक हो गया। तो आपको समझना है, एक राजा ने दूसरे राजा को परास्त किया, ऐसे मैंने परास्त किया, तो उसका जो हारे हुए राजा का अधिकार है वो भी जीते हुए राजा को अब हैंडल करना पड़ेगा। तो ग्रह युद्ध को बहुत बारीकी से समझना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार एंटीडॉट की तरह काम करता है। और अनिवार्य रूप से यहां पर एक चीज और बताई गई है कि उसकी जो माने बुद्धि है, उसकी जो फितरत है, पाप ग्रह खासकर, अगर पाप ग्रह ग्रह युद्ध में जीत रहा है, शनि जैसे जीत गया है, तो अगर इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो इसकी मनोवृत्ति एकदम अनुकूल रहेगी, और उसमें एक धर्म कह लें, विजडम कह लें, बरकरार रहेगा। जैसे मान लीजिए मकर लग्न के चार्ट में शनि जीत रहा है और बृहस्पति उसको 5वीं दृष्टि से देख रहा है, या शुक्र 7वीं दृष्टि से देख लेता है, तो फिर ये जो शनि है वो अपने जो तामसिक प्रवृत्ति है, उस तामसिक प्रवृत्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता है फिर, ठीक हो गया। तो ये बहुत अच्छे से इसको समझना है। थोड़ा सा बड़ा नियम है कि भाई अगर हम ऐसा देख पा रहे हैं कि भाई ग्रह युद्ध हो गया, तो हमारे दिमाग में एकदम आता है अरे ग्रह युद्ध में हार गया तो अशुभ ही होगा। लेकिन अगर वो कुछ खराब भावों का स्वामी होकर हार रहा है, कोई समस्या नहीं है। और अगर वो अच्छे भावों का स्वामी होकर भी हार रहा है, तो भी अपने को बात समझनी होगी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हारे हुए ग्रह की, वो जीता हुआ ग्रह ले रहा है, ऐसा समझना है। अगर उस हारे हुए ग्रह के काम जीता हुआ ग्रह कर रहा है और जीते हुए ग्रह के पास शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो मुझे लगता है हर प्रकार से वो एंटीडॉट का काम करेगा। वो हारने वाले ग्रह की कमी को पूरा कर देगा, शुभ ग्रह की केवल दृष्टि, ठीक हो गया। उसके बाद अगले सूत्र में बढ़ते हैं। हम सामान्यतः राहु को लग्न में बैठना या धर्म भाव में बैठने को कम अच्छा बताते हैं, लेकिन यह बात एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यदि राहु पृथ्वी तत्व राशियों में है, वायु तत्व राशियों में है, तो ये वस्तु लाभ के लिए तो बहुत ही बढ़िया होगा। और कहीं जैसे हम बात ही कर रहे हैं वस्तु लाभ की, तो अगर वो कहीं 11वें भाव जो होता ही लाभ स्थान है, या चल चल संपत्ति जो कहीं ना कहीं हमारे संपदा से संबंधित आता है, अगर यहां पर पृथ्वी तत्व राशि पड़ जाती है, आपका जो तात्कालिक लग्न है, या वायु तत्व राशि पड़ जाती है, तो बहुत बढ़िया, वस्तु लाभ में कोई कमी नहीं आएगी। हालांकि और उसमें कई नेगेटिव चीजें हो सकती हैं, लेकिन आज कलिकाल के हिसाब से, कलयुग में वस्तु लाभ से कई ऐसी चीजें हैं जो हमारी बन जाती है। माने सतयुग में अलग प्रकार का व्यवहार था, रहने जीवन शैली अलग प्रकार की थी। जैसे हम मानते हैं कि दूसरे भाव में अगर राहु बैठा होता है तो फिर वो कुटुंब का एक्सपर्ट नहीं है, वो कमियां ला सकता है कि परिवार में जब लोगों का एकत्रण होता है तो कुछ मामले में हम अपने कुटुंब जनों के साथ दिखावा करना, झूठ बोलने जैसा, इल्यूजन क्रिएट करने जैसी कोशिश करते हैं,
लेकिन अगर राहु पृथ्वी तत्व राशियों में है, जल और वायु तत्व राशियों में है, तो वो वस्तु लाभ के लिए तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया माना जाएगा। तो एक प्रकार से ये भी हम कह सकते हैं वो जो कमी है, वो कमी का निराकरण कर रहा है वो धन देकर, कि चलो मैं अब ये यहां मैं कुटुंब में बहुत बढ़िया तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको वस्तु लाभ मैनेज कर दूंगा यदि आप मुझे राशि बल दे देते हैं। ठीक हो गया। और जैसे लग्न में हम राहु बैठते हैं तो कम अच्छा बताते हैं कि कुछ चीजों के लिए वो इस प्रकार का कार्य करेगा, लेकिन यदि वो पृथ्वी तत्व राशियों में है और वायु तत्व राशियों में तो वो वस्तु लाभ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक हो गया। अब जैसे मेष लग्न में है, कर्क लग्न में ही राहु बैठ गए तो वो लग्न माने दादा को भी समस्याएं खड़ी कर सकता है, जातक को उसका जो ब्रेन का हिस्सा जो है उस पर कोई चोट दे सकता है, बड़ी चोट दे सकता है, उसका जो स्केलेटन है उस वाले हिस्से पर उसको घात लग सकता है, बड़ी चोट लग सकती है। लेकिन यदि वो लग्न में बैठा हुआ है और वो वायु तत्व और पृथ्वी तत्व राशियों में, तो हम फिर उस प्रकार का परिणाम, भीषण जो हम परिणाम मानते हैं वो अग्नि तत्व और जल तत्व राशियों के लिए मानते हैं। और ये भी मैंने बताया था कि वो सेकंड हाफ जो है ब्रह्मचर्य के बाद, माने वही 25-30 उम्र के बाद वो एडेप्टिव हो जाता है, तो फिर वो अग्नि तत्व और जल तत्व राशियों में भी शुरुआत में जो उसने भयंकर परिणाम दिया था उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। वो मैंने बताया था किस प्रकार से, जैसे एक अपराधी को सूली पर चढ़ाने का निर्णय दे देता है राजा। माने मैं राहु के अग्नि तत्व और जल तत्व राशियों में व्यवहार की बात बता रहा हूं कि राहु उसको इतना पीड़ित करता है जातक को, और ऐसा लगता है कि जैसे उसने उसको आदेश पारित ही कर दिया कि भाई आपको सूली पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन जब उसको सूली पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे होते अंततोगत्वा राहु को दया आ जाती, तो राहु इसका प्रोटेक्टर बन जाता है। तो मेष, सिंह, धनु, इसी प्रकार से कर्क, वृश्चिक, मीन लग्न में यदि लग्न में प्रथम भाव में राहु बैठ जाता है तो ऐसा ही संबंध समझना चाहिए कि पहला जो शुरुआती जो परिणाम होगा वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन बाद में राहु अडेप्टिव हो जाएगा, अच्छे परिणाम देगा। लेकिन पृथ्वी और वायु तत्व में तो वस्तु लाभ के लिए शुरुआत से ही अच्छा होगा वो। फिर आते हैं, यदि जन्म के समय अनेक ग्रह शुभ फल देने में सक्षम हो तो अन्य कोई बड़ा दोष नहीं लगता है। ठीक हो गया। आपका जो जन्म चार्ट, मुख्य चार्ट में यदि अनेक ग्रह जो हैं वो शुभ फल देने में सक्षम है, जैसे हम कई बार कह देते हैं कि भाई इसको तो आयु का क्षय है, लेकिन हमने देखा खास करके जो नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बुध, इनकी स्थिति आउटस्टैंडिंग है, बहुत बड़ी है। मैं कह रहा हूं अल्पायु चार्ट भी आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर भी अगर आपने ये देख लिया कि भाई आपका D1 चार्ट में ये 4 ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छा फल देने में सक्षम है, तो हम उसका भी कहीं ना कहीं निराकरण हो जाएगा। अल्पायु चार्ट भी जो आपको दिखाई दे रहा है कि स्थिर लग्न है, स्थिर राशि है, लग्नेश राशि स्वामी बुरी तरह पीड़ित है, ऐसा लग रहा है कि वो उसको आयु ज्यादा नहीं है, फिर भी यदि शुभ ग्रहों की स्थिति लग्न में पूरी बली है तो उसको हम आयु क्षय नहीं समझेंगे। इट इज लाइक एंटीडॉट टू इविल। ठीक हो गया। तो ऐसा समझना चाहिए। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति और शुक्र कोण में हो तो विभिन्न राशियों अर्थात भावों और चंद्रमा से उत्पन्न होने वाली बुराइयों का प्रतिकार होता है और जातक 100 वर्ष तक जीवित रहता है। तो बृहस्पति और शुक्र यदि केंद्र भावों में आ जाते हैं, तो अगर आपने को लग रहा है कि भाई चंद्रमा बहुत बुरी दयनीय स्थिति में भी है, चंद्रमा नीच का होकर 8वें भाव में चला गया है, लेकिन केंद्र भावों में बृहस्पति शुक्र है, तो हम बोलेंगे कि उसको अल्पायु नहीं होगा। इस सूत्र में तो यहां तक लिखा है कि जातक 100 वर्ष तक जिएगा। ठीक हो गया। तो ये हमने रेफरेंस लिया है सारावली का। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोग किसी कारण से चंद्रमा को कमजोर 8वें भाव में बिठाते हैं और कह देते हैं कि भाई आपका तो जो चार्ट है वो अल्पायु का चार्ट है, बट उन्होंने शायद इस बात को कंसिडर नहीं किया कि बृहस्पति शुक्र जैसे ग्रह केंद्र में आ गए हैं, तो सारावली तो उसको ये बोल रहा है कि 100 वर्ष तक जीवित रहेगा।
ठीक है, तो 100 वर्ष का मतलब एक प्रकार का, अगर आपने उसको अल्पायु बोल दिया है तो आप उसको अल्पायु नहीं कह सकते। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो सिग्निफाई करना चाह रहा है, माने एक प्रकार के ये जो मुहावरे वाली शैली है कि भाई शतायु हो गए, चाहे वो पूरा 100 वर्ष ना जिए, लेकिन जो हम अल्पायु माने बैठे थे वो अल्पायु तो नहीं होगा। ठीक हो गया, उसको बहुत बढ़िया आयु मिलेगी, ऐसा समझना चाहिए। तो ये अगेन एक एंटीडॉट है उस बड़े बुराई के लिए। ठीक हो गया। फिर आते हैं अगले सूत्र में, यदि बृहस्पति और चंद्रमा कर्क में हो, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसको हम बार बार गज केसरी में भी अगर दोनों का मिलन हो जाता फिर कहना ही क्या। ठीक है, अलग अलग प्रकार की श्रेणी है कि भाई वो केवल देखकर गज केसरी योग बना रहा है, एक है दोनों माने चंद्रमा हमारा मन है, बृहस्पति बुद्धि है, दोनों मिलकर गज केसरी योग कर्क राशि में है, और चौथे 10वें या लग्न के समरूप है, माने वो लग्न से 4th हाउस में, 10th हाउस में या 1st हाउस में बैठे हैं, तो कहना ही क्या, यानी इसके बराबर गज केसरी योग का लाभ मिल ही नहीं सकता है। और अगर वो कर्क राशि में तो कहना ही क्या। और उसमें बुध और शनि को तुला राशि में यदि बिठाया गया है, जबकि अन्य क्रूर ग्रह 11वें, तीसरे, छठे में है, तो व्यक्ति असीमित दीर्घायु वाला होता है। अगर किसी को आपको लग रहा है कि कोई कम आयु का चार्ट मिला है, कोई बड़ी व्याधि का डर है, या आपने कोई प्रश्न कुंडली बनाई, आपको जातक के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे गए कि बृहस्पति चंद्रमा कर्क राशि में आ गए, और कर्क राशि में आने के बाद फिर वो चौथे लग्न या 10वें भाव में पड़ गया, कहना ही क्या। ठीक हो गया। और बुध और शनि जैसे ग्रह तुला राशि में विराजमान हो गए। ठीक है, और बाकी के जो दूसरे क्रूर ग्रह हैं वो 11वें में, तीसरे में, छठे में है, तो व्यक्ति को आयु तो एक प्रकार उसके हाथ में ही समझनी चाहिए फिर। ठीक है, तो आपका ये जो सामान्य नियम होगा कि भाई अल्पायु हो जाएगा या मध्यम आयु हो जाएगा, उस पर ये सामान्य नियम फिर लागू नहीं होगा। अगेन इट इज एंटीडॉट टू इवल। तो इस प्रकार के कई सूत्र हैं, हालांकि समय सीमा में बंधे हुए हम, तो अगली बार कोशिश करेंगे कि और इस प्रकार के कई सूत्र आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं। तो ये सूत्र आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग हमारे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए हृदय से धन्यवाद। जब भी हमें समय मिलता है हम एक बढ़िया रिकॉर्डिंग आपके लिए करते हैं, और निकट भविष्य में यदि इस प्रकार का सपोर्ट मिलता रहा तो कोशिश करेंगे हम कि हम लाइव सेशन भी लें, जिस प्रकार हरी इच्छा भगवान की जैसी इच्छा होगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री गुरु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।